मेरा नाम रजन प्रसाद है और घर हमारा सुल्तानपुर से पश्चिम तरफ कटावा घाट आप लोग जानते होंगे, उसके उस पार में नकाहा है। और मैं राज्य विद्युत उत्पादन निगम में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुआ और आने के बाद से ही फिर जब मोस्ट कल्याण संस्थान में, क्योंकि पूरी नौकरी भर उस संगठनों में ही काम किए, बाम सेफ में, सेवा स्तंभ में, वो तमाम। यहाँ आने के बाद ये संगठन अपने जिले का ही वैचारिक सबसे वो नज़दीक लगा। फिर तब से आज तक मोस्ट कल्याण संस्थान में काम कर रहे हैं। काम ही नहीं कर रहे हैं, हर कार्यक्रम में, हर संघर्ष में, हर धरना प्रदर्शन में मौजूद रहते हैं। खैर, पेंशन वाला पैसों दे रहा था। अब आज ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में हम लोग आए गुरु जी के साथ। गुरु जी ने अपनी सारी बातें रखी। मैं कुछ दो तीन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर बातों पर, देखिए, हम ये बिल्कुल फैक्ट है, ये हम लोगों को मान ही लेना चाहिए कि आज बहुजन समाज में जो थोड़े से लोग वो ठीक ठाक दिखाई देते हैं, अभी भी बहुत कम संख्या है, बहुत ज़्यादा है नहीं, हमारे समाज में ठीक ठाक वो दिखाई देने वाले लोगों की संख्या बहुत छोटी सी है। जो दिखाई भी देते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष करके राजनीतिक और सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण दिलाया था, प्रतिनिधित्व दिलाया था, उसके कारण से वो थोड़े लोग आज ठीक ठाक हैं। लेकिन जब दुश्मनों ने देखा, भाई जाहिर सी बात है, अब कोई माने न माने, मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में सबसे बड़ा फैक्टर होती है जाति। और आज भी वो जो विचारधारा, जिस विचारधारा के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, वो विषाणु आज भी समाज में विद्वान है। वो कहीं वो हैं, कहीं गए नहीं हैं। लेकिन 2014 के बाद, क्योंकि जब एक कोई राजनीतिक पार्टी जो उस विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व करती है, उसने क्या किया कि हमारे इस बहुजन समाज के लोगों ने धर्म की चाशनी दिखा करके, होता क्या है, अगर कोई काम करना हो तो आपको एक बनावटी दुश्मन खड़ा करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम जिसको दुश्मन मान लेते हैं, मान लिया हमने आपको अपना दुश्मन मान लिया, तो ये चाहे हमारा नुकसान भी कर रहे हो, कोई हमारा काम कर रहे हो चाहे नहीं, लेकिन अगर ये अगर उनका नुकसान कर रहे हैं, जबकि उसमें मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि हमने इनको दुश्मन मान लिया है किसी के कहने पर, तो हम बहुत वो खुश हो जाते हैं। तो इस राजनीतिक विचारधारा की पार्टी ने, जो आज पूरे देश में सत्ता पे वो काबिज है, इसने यही काम किया कि इसने बहुजन समाज की, जो हमारे लोगों की जो धार्मिक भावना थी, इसने एक मुसलमान नाम का काल्पनिक दुश्मन खड़ा किया और उसके खिलाफ पूरा बीज बो दिया। हमारे लोग भी उसमें फंस गए। लेकिन फंसने के बाद कि क्या हुआ, जब ये सत्ता में आई, इसका तो दीर्घगामी परिणाम था। हमारे बाबा साहब वगैरह ऐसा नहीं है, वो इसके बारे में नस नस जानते थे। अगर हमारे लोग बाबा साहब के जो उन्होंने आरएसएस और इनके बारे में जो लिखा है, अगर ठीक से उसको पढ़ लें, सब समझ में आ जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि आज आप देख ही रहे हो, हर जगह दिखाई देता है कि पूरी खाली राजनीति में ही नहीं, अगर ये संसद में ही होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो आप देख रहे हैं, न्यायपालिका से लेकर के, रोज आप लोग वो सोशल मीडिया पर वो देखते होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी वही फैसले वो ज़्यादातर आते हैं जो इनके पक्ष में होते हैं। न्याय तो मिल ही नहीं रहा। चुनाव आयोग, जिस पर इस देश को में लोकतंत्र बचाने की, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है,
इन लोगों ने उसको भी अपने वो कब्जे में वो लिया हुआ है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इस जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन इस 10 साल से जो अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, इसके पहले भी कभी SIR ऐसे होता था अब जैसे हो रहा है? क्या इसके पहले वो चुनाव वो नहीं होते थे? ये सब जानबूझ करके हो रहा है, क्योंकि प्री प्लान्ड, ताकि हमारे लोगों का वोट किसी तरह से लिस्ट से बाहर किया जाए। अब समस्या यह है कि भाई संख्या तो हमारे पास है, 85% संख्या हमारे पास है, लेकिन अगर मान लीजिए इस गांव में आप बहुमत में हो, लेकिन जो वोटर लिस्ट है अगर उसमें से नाम छांट दिया जाए तो हमारे इतने लोगों के सर गिनाने का कोई मतलब रहता है? तो ये लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है, सबसे चिंताजनक बात यह है, जो कि गुरु जी ने कहा, बाकी चीजें तो बात की बात है। आज हर आदमी, हर विचारक ये परेशान है कि वास्तव में इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर जिस तरह से कब्जा करती जा रही है ये मनुवादी ताकतें और ये पार्टियां, जो हमारे महापुरुषों के विचारधारा की घोर विरोधी हैं, जिस तरह से ये कब्जा करती जा रही हैं, तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आगे आने वाले समय में इस चुनाव का कोई मतलब रह भी जाएगा कि नहीं। तो अगर ये चुनाव 2027 का खाली ये कोई साधारण चुनाव नहीं है वो पहले जैसा। मेरी अपील है बहुत गहराई के साथ, मैं किसी पार्टी का, हाँ भाई विचारधारा का तो ये पक्का हूँ, उसमें कहीं दो राय नहीं है, उसमें कोई हमें टसमस नहीं कर सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल विशेष का या राजनीतिक उसका मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ। लेकिन इस समय जो सवाल है उत्तर प्रदेश में, ये सबको ये दिखाई दे रहा कि अगर बहुजन समाज का वोट एंटी भाजपाई वोट, भाजपा का विरोधी वोट अगर थोक में अगर एक तरफ नहीं गया, अभी चाल इनकी यही है कि बहुजन समाज का वोट ऐसे बिखर जाए, 10-15% वोटों की तो वो चोरी करना इनके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है। EVM के माध्यम से, ऐसे वैसे SIR के माध्यम से आराम से ताकि निकल जाए। अभी जरूरत 2027 में है कि हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को अपनी दिल दिमाग आंखें सब खोल के रखनी होगी। सबसे पहले सबसे बड़े दुश्मन को सत्ता से हटाओ, बाकी चीज़ें हम आपस में बैठ करके तय कर लिया जाएगा। कौन आता है उससे तय हो जाएगा। सबसे पहले जो सबके लिए खतरा है, इनको जो है वो सत्ता से हटना चाहिए। अब बात आता हूँ कि आपके क्षेत्र में देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि इनके साथ हूँ तो इनको ये बढ़ा चढ़ा करके, मैं जब रिटायर होके आया इनके साथ जुड़ा कैसे, गांव में आया। हमारा गांव बड़ा पिछड़ा है, तो अखबार जब मैं मंगाता था, ये सन 18 की बात है, अखबार मंगाता था तो इनका मोस्ट कल्याण संस्थान का कार्यक्रम जिले में चलता था। जैसे आज यहाँ मीटिंग हो रही, तो मीटिंगों की खबरें जो हैं अखबार में छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, वो छपती थी। तो जो पढ़े मुझे ताजुब हुआ, क्योंकि हम भी जिस जगह के हैं, हम मतलब गोमती के किनारे के हैं, जाहिर सी बात है कि वो निषादों का पूरा बाहुल्य पूरी बस्ती है। मुझे घनघोर आश्चर्य हुआ कि मतलब ये खुशी हुई कि निषाद समाज में कोई बाबा साहब अम्बेडकरवाद, मतलब इस तरह जो हमारे महापुरुषों ने विचारधारा दी हमारे लोगों को, ऐसा कोई व्यक्ति वो पैदा हो गया है। तो मैंने पता करके अपने ही गांव में, मतलब एक हैं थोड़ा जागरूक हैं, तो हम सोचे इनके पास तो होगी जानकारी। हमने उनसे पूछा कि ये श्यामलाल निषाद जी को आप जानते हैं? कहें हाँ। हम कहें उनका नंबर है आपके पास? कहें हाँ। हम कहें ज़रा दीजिए। मैंने रात में इनको फ़ोन मिलाया, काफ़ी देर तक बातचीत हुई, और जब विचार
मेरी एक आदत है, देखिए मेरे कोई घर का आदमी हो, खास बिरादरी का भी आदमी हो, जो वैचारिक मित्र होता है वो सबसे बड़ा मित्र मेरा होता है, जिससे वो विचार मिलते हैं। विचार मिलते हैं। फिर इनके साथ में हुआ, उसके बाद में तब से वो संगठन में, कार्यक्रम में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खासियत हमने ये देखी, बहुत सारे नेताओं में कहीं न कहीं, जैसे होता क्या है कि इकट्ठा तो सबको करते हैं, लेकिन मामला वो ज़्यादा जब उनके अपनी बिरादरी का होता है तो थोड़ा उसको ज़्यादा गंभीरता से देखते हैं और लोगों का। लेकिन हमें ताज्जुब हुआ कि आप वहाँ सुल्तानपुर में वो डीएम कार्यालय पे जितने धरना प्रदर्शन मोर्च के हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ज़्यादातर मामले वो शेड्यूल कास्ट के उत्पीड़न के रहे हैं, वो निषादों के वो नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारे धनपतगंज ब्लॉक में ओम प्रकाश वाला, वो टीचर वाला, आप लोग वो मामला वो जानते ही थे। वो लड़ाई हुई, वो संघर्ष, वो सत्याग्रह पे हमारे सेक्रेटरी साहब, हम लोग टेंट उंट लगा के, बल्कि रात भर सत्याग्रह पर रहे भी। बातचीत हुई, हमने गुरुजी से कहा कि आगे 15 अगस्त है और ठीक ये बहुत सही टाइम है, सत्याग्रह वो लगा दिया जाए। हम लोग टेंट उंट मंगा के रात भर, बल्कि वो बारिश भी हल्की हल्की होने लगी, हम और सेक्रेटरी साहब वहीं थे। आखिर में जीते उसमें, उनके खिलाफ FIR हुई, सारी चीज़ें। ऐसे ऐसे कई मामले आए। जब किसी भी संगठन में नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है, फौज चाहे जितनी बड़ी हो, अगर कमांडर अगर बहादुर नहीं है तो वो फौज लड़ नहीं सकती है। अगर ऐसा मैं कोई वो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, अगर फौज का कमांडर, नेतृत्व का संगठन में बहुत महत्व होता है। अगर संगठन का जो कमांडर है, उस सेना का, अगर वही उसका ऐसे ऐसे हो रहा हो तो क्या सेना हिम्मत करके वो लड़ सकती है? तो हुआ क्या कि चूंकि हमारा जो कमांडर है, हमने कई मौकों पर देखा है, किसी भी प्रेशर के सामने झुका ही नहीं, न प्रशासन के न किसी के। मतलब यहाँ तक हम लोगों से कहे कि बाबूजी नौकरी जाए ऐसी कि तैसी। ओम प्रकाश सरोज वाले मामले में नहीं हुआ था? हाँ, कि बाबूजी नौकरी जाए ऐसी कि तैसी। 15 अगस्त हम सामाजिक सम्मान के साथ उत्पीड़न के, हमारे लोगों का उत्पीड़न हो, हम समझौता नहीं कर सकते। तो चूंकि हमारा कमांडर बहुत मजबूत है, तो जब कमांडर मजबूत था तो हम लोग भी पूरा एकदम छाती चौड़ा करके साथ में खड़े होने में जरा सा भी कहीं कोई वो डर नहीं लगी। तो हम तो ये चाहते थे कि इनको सुल्तानपुर से मिल जाए। सही बात है कि चूंकि हमारा क्षेत्र सुल्तानपुर है, मैं तो ये चाहता था कि हमारा सुल्तानपुर से मिल जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ, आप यकीन मानिए कि ये मैं कोई मतलब अतिशयोक्त में बात नहीं कर रहा हूँ। लम्भुआ के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 2027 में आपका जो कमांडर होगा, मैं इस पूरे दावे के साथ में बोल रहा हूँ कि विधानसभा में जाने के बाद लम्भुआ के जो भी लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, जो भी सारे लोग हैं, किसी को कभी कोई शिकायत नहीं होगी। शायद आप लोग खुद अनुभव करेंगे कि हमने बहुत सही कमांडर को वो चुन करके विधानसभा में भेजा है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर इस बात को मनन करिएगा, सोचिएगा, जो भी कह रहा हूँ एक एक बात आप उसको तस्दीक कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। इसमें कोई भी बात, एक भी बात वो गलत नहीं निकल सकती, क्योंकि हम लोग मोस्ट के लोग हैं। एक लाइन अगर बोलेंगे तो बिना प्रमाण के या बिना उसको सत्यापित किए नहीं, हम लोगों के मुंह से निकली हुई एक लाइन का भी हमारे समाज के लोग जहाँ चाहें वहाँ उसको अपने द्वारा उसकी जांच वो कर सकते हैं। तो इसी अपील के साथ कि आप लोगों को मौका मिला है, हम लोगों को तो नहीं मिल पाया। देखिए हमारे यहाँ कौन कैंडिडेट मिल